विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही है काफ़ी हमें मंजिल तक जाने के लिए, संकल्प एक ही है काफ़ी हमारे मंजिल तक जाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी को अपना चैनल सौरभ सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से क्लास एनसीईआरटी क्लास 6 का एनसीईआरटी चैप्टर 4 पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो हमारे सभी प्रतियोगिता भागी या सौरभ सिविल सर्विसेज क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव दें, ताकि एक नया कड़ गुजरने के लिए हम लोग की जो जिज्ञासा है उस पर काम करेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं हम लोग आज क्लास 4 चैप्टर जो है मानचित्र के टॉपिक के बारे में। और पिछले वीडियो में आपको ग्लोब पृथ्वी के बारे में बताया गया था। तो इस तरह से चैप्टर वाइज चैप्टर जो आपको बताया जा रहा है, तो इस चीज़ को आप समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ से आपका जो कंटेंट अभी सामने आपने देखा, हमने देखा, हर कोई देखा, यूपीएससी का रिजल्ट आया। यूपीएससी के रिजल्ट में देखिए सभी लोग टॉपर्स हुए, जितने लोग को सिलेक्शन हुए उन लोग को के बारे में पढ़िए, उनके आंसर राइटिंग को देखना है हम लोग को, उन लोग से बहुत सी चीज़ सीखने की आवश्यकता है हम लोग को। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग बातचीत करें समय को देखते हुए क्लास 4 एनसीईआरटी चैप्टर एनसीईआरटी बुक्स का क्लास 4 चैप्टर है हम लोग का। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग, चैनल को सभी लोग शेयर कर देंगे। आज हम लोग बातचीत करेंगे मानचित्र के बारे में और चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हम आपको बता दें कि प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो चैनल को सभी लोग शेयर कर देंगे और पिछले वीडियो क्लास चैप्टर 1, 2, 3 देख लीजिएगा, ताकि अभी कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर रहे। यहाँ आपको बता दें कि जब हमारा एनसीईआरटी बुक जब हम शुरू करते हैं, यह लाइन जरूर उपयोग किया जाता है। इस लाइन को आप पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। बताया जाता है कि आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़े हैं और पिछले वीडियो को आप देख के सुनिए और समझिए। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। ग्लोब का जो एक अध्ययन मतलब आप उसके इतना इर्द गिर्द के अंदर आप उनकी बातों को जान सकते हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। जब पूरे पृथ्वी, पूरे वर्ल्ड, पूरे दुनिया के बारे में हम जब जानने की कोशिश करते हैं, उस स्थिति में जो होता है, ध्यान दीजिएगा, उस स्थिति में ग्लोब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, पृथ्वी के अगर केवल एक भाग, जैसे किसी देश, किसी राज्य, किसी जिला, किसी शहर, किसी गांव के बारे में अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। किसी एक के नहीं, पूरे वर्ल्ड, पूरे दुनिया, पूरे देश के बारे में अगर हम उसको ग्लोब के उपयोग करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसी स्थिति में मानचित्रों के उपयोग करते हैं, मानचित्र पृथ्वी की सतह या उस पृथ्वी की सतह, इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह का खींचा गया एक चित्र होता है जो मानचित्र हमारा। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को ही दर्शाता है, तो दूसरे मानचित्र दूसरे मानचित्र होते हैं एक बड़ी किताब की तरह, जिसमें तथ्य हो सकते हैं। बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है। जैसे हम लोग एटलस के बारे में पढ़ते हैं, तो एटलस बुक पढ़िएगा तो आपको एक एक मानचित्र, तो एटलस बुक हम लोग अगर प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग को पास एटलस बुक होंगे। तो एटलस बुक की आप पढ़िए और वहाँ पे मैपिंग किया गया है, सभी लाइन को दर्शाया गया है। तो जब क्लास स्टार्ट करते हैं उस टाइम आपके पास एटलस भी बुक होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। जब बहुत से मानचित्र एक साथ रख दिए जाते तब एटलस बन जाता है। और एटलस जो थे विभिन्न प्रकारों के तथा अलग अलग पैमानों पर खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त जो होती है, ज़्यादा जानकारी मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें कुछ नीचे जो बात बताया गया वो आपको हम बताते हैं, उसको सुनिए।
ये हम लोग को पढ़ना है भौतिक मानचित्र के बारे में। तो भौतिक मानचित्र में क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो पृथ्वी की प्रकृति के बारे में, भौतिक मानचित्र में हम लोग पृथ्वी के प्रकृति के बारे में, उनकी आकृति के बारे में, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदानी भाग हो गया, नदियाँ हो गया, महासागर हो गया, उसके बाद आपको बता दें महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों जैसे भौतिक या उच्चवाच मानचित्र कहा जाता है इसको। और मानचित्र के सहारे हम पर्वत, पठार, मैदान, नदी के बारे में हम पूरी तरह से अच्छे से जानते हैं। तो मानचित्र हमारे भौतिक मानचित्र के द्वारा इन सब पॉइंट पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर के बारे में जानते हैं। उसके बाद हमारा आता है एक राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र में राज्य के बारे में जानते हैं, नगर, शहर, गांव, विश्व, विभिन्न देशों एवं तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तो हम राजनीतिक मानचित्र के द्वारा राजनीतिक में जैसे हमारे गांव, राज्य, नगर, शहर, विभिन्न देशों के राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हमारे एनसीईआरटी का एक एक पैराग्राफ पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि इन्हीं सब कंटेंट से हम एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल की आंसर राइटिंग करते हैं। तो इन सब के लिए हमें जानना यह बिल्कुल ज़रूरी है। चलिए आगे ध्यान देते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, इसमें कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र बोला जाता है। इस प्रकार के मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है और इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र 3 घटक होते हैं, एक दिशा, दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं, एक दूरी हो गया, दूसरा आपका दिशा हो गया और तीसरा आपका प्रतीक हो गया। तो इन तीनों को आपको जानना है। तो पहले हम लोग दूरी के बारे में जानते हैं। दूरी के बारे में समझने की कोशिश कीजिएगा। यह दूरी है हमारा। मानचित्र एक आरेखन होता है। मानचित्र क्या होता है, एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है एवं यह दर्शाया जाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी की वास्तविकता रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल दूरी बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। तो इन सब का प्रयोग भी किया जाता है। तो आप इन सब बातों को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इन सब तरह से आपको पूरी कंटेंट समझाया जा रहा है। आप सभी कंटेंट को समझिए और समझने की कोशिश किया जाए। तो चलिए आगे ध्यान दीजिए। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। अगर उदाहरण के लिए आपके विद्यालय में आपके घर के बीच की दूरी, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि एक घर है और एक आपका कार्यालय है। कार्यालय हो या आपके विद्यालय हो या ये आपका एक गंतव्य स्थान से जो आपकी दूरी तय करते, तो उसकी दूरी 10 किलोमीटर है। तो इस मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी में ही व्यक्त कर दिया जाता है 10 किलोमीटर की दूरी को। तो इन सब बातों को समझिए। उसके बाद आगे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। दूरी से व्यक्त किया जाता है और इसका अभिप्राय यह है कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर स्थल से 5 किलोमीटर को दर्शाया गया और आपके रेखाचित्र के पैमाना होगा तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो पैमाना के द्वारा ही हम यह दूरी को निर्धारित कर सकते हैं। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थलों के बीच की दूरी को आप आसानी से पता लगा लीजिएगा। तो आप पैमाने के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और इस तरह से आप इसके बारे में भी प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। जब आप बड़े क्षेत्रफल बड़े भागों जैसे महाद्वीप देश को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे कि 5 सेंटीमीटर स्थल से 5 किलोमीटर को दर्शाना है तो इसके लिए छोटे वाले पैमाना यानी मानचित्र, छोटे पैमाने वाला मानचित्र इसे हम लोग कहते हैं।
जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव हो गया, शहर हो गया, कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र 5 सेंटीमीटर से दर्शाता है। इस प्रकार से मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी हमें प्रदान करते हैं। तो मानचित्र कई तरह से होते हैं, तो उन सभी मानचित्रों को जानकारी हम लोग के पास होना जरूरी है। आगे अब हम लोग ध्यान देते हैं, यही हमारे मानचित्र। ध्यान दीजिए, इस डायग्राम को आप समझने की अच्छे से कोशिश कीजिएगा कि यह क्या क्या कह रहा है। ध्यान दीजिए, ये आप घर के देखिए, ये आपका जो है सामुदायिक केंद्र है, बना दिया गया है। यहाँ आपका विकास का घर है, शीला का घर है, और ये आपका करीम का घर है। यह आपका फल उद्यान है, और ये आपका खेल का मैदान दिया हुआ है। ये आपका विद्यालय, ये आपका कुआं है, ये आपका दुकानदार। तो देखिए, एक मानचित्र के सहारे ये सभी चीज़ को दर्शाया गया कि हमारे सामुदायिक केंद्र कहाँ है, उसके बाद हमारे दुकान यानी शॉप कहाँ है, विकास का घर कहाँ है, कुआं कहाँ है, शीला का घर का है। तो एक मानचित्र के द्वारा ही दर्शाया गया और मानचित्र के द्वारा यह समझाया गया है। तो मानचित्र और पैमाना हमारे लिए किसी भी देश, किसी भी गांव, किसी भी जिला, वर्ल्ड के बारे में यानी सभी पॉइंट्स को जानने के लिए हमें एक चीज़ की बहुत ही आवश्यकता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यह है आपका, समझिए, ये आपका उत्तर दिशा होता है और ये आपका दक्षिण दिशा होता है। ये पूरब होते हैं और ये पश्चिम होते हैं। तो ये आपका हो गया उत्तर पूरब, ये आपका हो गया दक्षिण पूरब, ये हो गया आपका पश्चिम दक्षिण, और ये आपका उत्तर पश्चिम। तो इन सब दिशा के भी बारे में आपको जानकारी बिल्कुल होना चाहिए। अधिकतर, अब दिशा के बारे में हम लोग जानते हैं, दूरी देख लिया, अब दिशा देखिए। अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिने तरफ के तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है, तो उसे तीर का निशान हम उत्तर कहते हैं। जैसे कि ये सामने आपका उत्तर हो गया। दूसरी दिशा जैसे पूरब यानी पश्चिम हो गया, और दक्षिण के बारे में पता लगाए हैं, तो आपको 4.2 में सारी ये चित्र आपको दिखाया गया है। अब हम लोग आगे ध्यान देते हैं, प्रतीक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। प्रतीक क्या होता है? यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। किसी भी मानचित्र का वास्तविक आकार एवं प्रकार विभिन्न आकृतियों जैसे भवन हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया, वृक्ष हो गया, रेल हो गया, पटरियां हो गया, कुआं हो गया, तो इन सब पॉइंट से हम इसे प्रतीक यानी सिंबल के द्वारा दर्शाते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से आप खींच सकते हैं और तथा इनका अध्ययन करना भी आसान हो जाएगा। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तो आप इन चिन्हों की सहायता कर सकते हैं। ये आपका चिन्ह है, इस चिन्ह के लिए आप ध्यान दीजिएगा। आपको बिल्कुल आसानी से किसी भी एटलस बुक को जब आप पढ़ रहे हैं, मैप देख रहे हैं, तो आप आसानी से इस चीज़ को जानकारी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, ये आपका रेलवे लाइन है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका रेलवे लाइन है, यानी बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे लाइन। तो ध्यान दीजिए, बड़ी लाइन जो आपका यहाँ ध्यान दीजिए, ये सिंबल आपका बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन का दिया है। तो इस तरह से आपको मैप इसी तरह से आपके मैप में भी दिया हुआ रहेगा, और साथ ही मैप के साथ साथ आपको मैप में ये सारी लाइन आपको जानकारी मिली। उसके बाद इस तरह की लाइन आपको सड़कें यानी पक्की कच्ची के सिंबल इस तरह से दिया रहता है। सीमा यानी अंतर्राष्ट्रीय राज्य के लिए आपको इस तरह से लाइन दिया हुआ रहता है। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पर पुल, इस सब के लिए आपको ये सब सिंबल दिया हुआ रहता है। मंदिर हो, गिरजाघर हो, मस्जिद हो, छतरी हो, तो उसके लिए ये सिंबल दिया गया है। पोस्ट ऑफिस हो, पोस्ट हो, टेलीग्राम हो, पुलिस स्टेशन, उसके लिए सिंबल दिया गया है। यानी इन सभी तरह से आपको यह लाइन क्लियर हो जाता है, तो आप आसानी से बस्ती, कब्रिस्तान के बारे में भी जानते हैं, पेड़ घास के भी बारे में आप आसानी से देख लेते हैं, और मैपिंग के द्वारा आप यह इंडिकेट कर देते हैं
कि यहाँ पे किस आकृति के द्वारा हम किस चीज़ के बारे में जानकारी करना चाहते हैं। तो मैपिंग मानचित्र में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और रेखा लाइन के बारे में भी हमें जानकारी और सिंबल आकृतियाँ के बारे में जानकारी बिल्कुल होना चाहिए, तभी हम किसी पॉइंट को अच्छे से समझ सकते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, ये आप देख लीजिए, इस मैप को देखिए कि यहाँ पे कैसे इंडिकेट किया हुआ है, मैपिंग किया हुआ है। क्या आपका बसंतपुर एरिया है, ये आपका रेलवे लाइन है, ये आपका सड़क मार्ग है, ये आपका मस्जिद है, ये आपका गांव का इंडिकेट कर दिया कि डुमरी है, ये आपका पीएस है यानी रेलवे स्टेशन है, ये सुंदरपुर गांव दे दिया गया है। यहाँ पे देखिए कि यह नदी का सिंबल दे दिया गया है, ये आपका विद्यालय है, तो ये सड़क मार्ग हो गया कच्ची और पक्की। तो इस तरह से आपको लाइन के द्वारा, सिंबल के द्वारा, आकृति के द्वारा आप मैप को आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आगे ध्यान देते हैं अब हम लोग। इन्हीं सब को हम लोग प्रतीक कहते हैं। कुछ रूढ़ि प्रतीक 4.3 में दर्शाया गया विभिन्न रंगों का उपयोग करके भी उसे उद्देश्य किया गया कि उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय, भूरा रंग पर्वत, पीला पठार, हरा रंग मैदान के लिए दर्शाए। मतलब आप कलर करके एक इंडिकेट कर सकते हैं और आसानी से इसको समझ सकते हैं। ये आपका रेखा चित्र है, तो रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त व स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान की अपेक्षा दिखाया जाता है। एक कच्चा आरेखन बन सकता है और इस प्रकार के कच्चे आरेखन के बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया तथा इसे हम रेखा चित्र भी कहते हैं। तो ये सब पॉइंट्स जो है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद एक खाका है, इसके बारे में जानिए। एक खाका है एक छोटे से क्षेत्र का एक बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। क्या कहलाएगा? यह खाका कहलाएगा। उसके बाद बताएगा कि एक बड़े प्राप्त होती है, और लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने पर रेखा चित्र खींचकर एक खाका तैयार करते हैं और उसके द्वारा हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से आपको आज 4 चैप्टर कंप्लीट हुआ एनसीईआरटी का। और एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो या हमारे कमीशन यानी कमीशन के लिए तैयारी करें, तो कंपटीशन बिटवीन कमीशन दोनों दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज तक इतना ही। हमारे सौरभ सिविल सर्विसेज क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सौरभ सिविल सर्विसेज क्लासेज का फ़ायदा उठाएं। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।